सभी को नमस्कार। आप सभी का स्टडी एट होम चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो एनसीईआरटी बुक का मैथ्स का चैप्टर 1 है उसकी जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं अपने चैनल पर एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की वीडियोस ऑलरेडी सेंड कर चुका हूं, जिसमें आप वो चीज़ें समझ सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 का ये पहला क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सिद्ध करेंगे? इसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम शुरुआत में ये मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं जो होती हैं जो बटे के रूप में संख्या होती है, मतलब जैसे 2/3, 4/5 इस टाइप की संख्याएं, या आपकी जो सिंपल पूर्णांक होते हैं जैसे 1, 2, 3, उनके बटे में भी हम 1 मान सकते हैं ना, अपॉन में उनके भी 1 मान सकते हैं। तो वो भी सारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब इसे हमें साबित करना है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन शुरू में हम इसे मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, माना लेट √5 इज ए रेशनल नंबर, यानी √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इसे मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे ये मान सकते हैं √5 इज इक्वल टू P/Q। हमने इसे एक बटे की संख्या के रूप में मान लिया, ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, यानी अपॉन में, जिसमें एक न्यूमरेटर हो, यानी एक अंश हो, एक हर हो, एक डिनोमिनेटर हो। तो P/Q के रूप में वी कैन राइट दिस। जहां यहाँ एक बात तय होगी कि जो P और Q हैं ये दोनों सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर, यानी कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। कॉमन फैक्टर का मतलब इनका कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, सिर्फ किसके अलावा? 1 के अलावा। जैसे कोई मैं परिमेय संख्या लिखता हूं 2/3, तो आप देखिए 2 और 3 में कोई 2 के गुणनखंड अगर आप करो 2 के, तो क्या होंगे? 2 × 1। 3 के करोगे तो क्या होंगे? 3 × 1। तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन हुआ? ओनली 1 हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या है। तो ये दोनों अभाज्य संख्याएं तो ये आपस में सह अभाज्य कहलाएंगे, यानी को प्राइम कहलाएंगी, क्योंकि इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो भी 1। तो अगर किसी भी दो संख्याओं का केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो भी 1 होता है, तो ऐसी संख्याएं आपस में क्या होती हैं? को प्राइम। 1 के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई और भी हुआ साथ में, तो फिर वो संख्याएं जो आपस में सहभाज्य नहीं कहलाएंगी, ठीक है। तो ऐसी सहभाज्य संख्याओं के रूप में, यानी आपका जो अंश और हर में जो संख्या आप यूज कर रहे हो, वो अगर आपकी सहभाज्य हैं तो समझ लो वो आपका एक रेशनल नंबर है, यानी कि वो एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए हमने P/Q जो माना है, यहाँ पे P और Q का मान कुछ भी हो सकता है, ऐसा 2, 3 भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसे नंबर होंगे कि वो क्या होंगे? सहभाज्य होंगे, अर्थात उनमें एक भी चीज 1 के अलावा कॉमन नहीं होगी। फिलहाल अभी हमने ये मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे बटे में 1 मान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, P की 1 से होगी P आ जाएगा, और Q की √5 से होगी तो √5Q आ गया, ठीक। अब यहाँ पे हम दोनों ओर का वर्ग कर देते हैं, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो P का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और Q का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं 5 को बटे में ले जाऊं तो P² के बटे में 5 आ गया, और यहाँ क्या रह गया? अकेला आपका Q² हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से कौन विभाजित हो रहा है? 5 से हम किसको भाग कर रहे हैं? P² को भाग कर रहे हैं, तब हमें कौन प्राप्त हो रहा है? Q² प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5 से P² विभाजित हो रहा है, तब कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है Q²। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि P² 5 से विभाज्य है, और जब P² 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब P भी जो है वो 5 से विभाज्य होगा। अगर किसी संख्या का वर्ग किसी नंबर से विभाज्य होता है तो समझ लो वो नंबर भी उससे विभाज्य होता है। तो इसका मतलब ये होगा कि P भी जो है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, अतः P भी 5 से विभाज्य होगा। यानी ये बात तय है कि P जो है 5 से कट जाता है, यानी 5 के पहाड़े में कहीं ना कहीं P आता है। तो इसका मतलब ये हो गया, मैं इसको मिटा देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम मान लेते हैं P बराबर, मैंने कोई संख्या मान ली, जैसे 5C मान लिया मैंने,
5C, 5 ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि आप देखेंगे P जो है 5 से विभाज्य हो रहा है, इसका मतलब P एक ऐसी संख्या होगी जिसके अंदर 5 के पहाड़े में आने वाली संख्या जरूर आती होगी, तभी तो 5 से कट रही है। तो इजीली मैंने P बराबर जो भी संख्या मानूंगा उसमें 5 जरूर लगाना पड़ेगा। और C का मान यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। 1 लेंगे तो 1 5 जब 5 हो जाएगा, 2 लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 लेंगे तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। यानी P का मान कुछ ऐसा ही होगा जो 5 के पहाड़े में आता है। यहाँ लिख दे रहे हैं जहाँ C कोई पूर्णांक है, जहाँ C कोई पूर्णांक है। अब ये जो P का मान है 5C, अच्छा ये जो है इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दो। ये जो P का मान 5C जरा उठा के समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 से। तो P का मान अगर हम 5C यहाँ रखते हैं तो 5C का स्क्वायर, क्योंकि P का स्क्वायर था, बटे में 5 ऐसे ही आ गया, और बराबर में आपका Q स्क्वायर चल ही रहा है। 5C का स्क्वायर करोगे तो 25C स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 5 आपका चल ही रहा है, और Q स्क्वायर ऐसे ही आ गया। 5 से 25 को काटेंगे तो 5 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर, ठीक है ना। और 5 को बटे में ले जाओ तो C स्क्वायर बराबर आ गया Q स्क्वायर के बटे में 5। इसका मतलब 5 से कौन कट रहा है, Q स्क्वायर, तभी तो एक आंसर यहाँ पे C स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी जैसे यहाँ पे हुआ था 5 से हम P स्क्वायर कट रहा था तो Q स्क्वायर प्राप्त हो रहा था, इसका मतलब 5 से कट रहा था P स्क्वायर, यानी 5 से विभाज्य था। यहाँ भी अब 5 जो आ रहा है Q स्क्वायर के बटे में आ रहा है, इसका मतलब 5 से Q स्क्वायर भी विभाज्य है, तभी तो आपको एक नया आंसर C स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, और जब Q स्क्वायर विभाज्य है तो यहाँ लिख देंगे अतः Q भी 5 से विभाज्य होगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है, यानी दोनों एक ही नंबर से विभाज्य हो रहे हैं 5 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P व Q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और मैंने बताया था कि P और Q कैसी संख्या है, सहभाज्य है। सहभाज्य संख्या वो होती है जिनका सिर्फ गुणनखंड ओनली कौन होता है, 1, गिनती 1 होती है, 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1 के अलावा एक और गुणनखंड आ गया इनका 5, एक और कॉमन फैक्टर आ गया। तो अगर 1 के अलावा कोई एक और कॉमन फैक्टर हो जाता तो इसका मतलब वो सहभाज्य नहीं है। तो यहाँ तो विरोधाभास हो गया हमारी बात का, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। हमने ये माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब हमने √5 को P/Q के बराबर माना था और P और Q सहभाज्य मानी थी। लेकिन यहाँ लास्ट में साबित हो गया कि P और Q सहभाज्य है ही नहीं, उनका गुणनखंड 1 के अलावा 5 भी है। तो इसका मतलब हो गया कि P और यानी जो हमने ये माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हो गया, बल्कि सही क्या होगा फिर, √5 एक परिमेय ना होकर एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि यहाँ बस अब हमें ये लिख देना है, क्योंकि यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया, अतः √5 परिमेय न होकर अपरिमेय होगी। तो इस तरीके से आप जो है साबित कर सकते हैं कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बोर्ड में जरूर आता है क्वेश्चन कि √5 एक अपरिमेय है, या √3 या √7, इन्हीं 3 के ज्यादातर आते हैं। तो बिल्कुल आपको यही सेम प्रोसेस अपनाना होगा, उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। जो भी अगर √3 का आ जाए तो यहाँ √3, यहाँ √3, यहाँ 3, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 की जगह 3 3, सेम पूरा सेम लैंग्वेज आप उतार सकते हो। यहाँ भी फिर 3 आ जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर बटे में 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ 3 3 से भाग करोगे तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3। बाकी सेम लैंग्वेज आप बिल्कुल सेम ये लिख सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चाहे फिर ऐसी √7 का आ जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के क्वेश्चन में ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसको भी हम शुरुआत में मान लेंगे, माना 3 + 2√5, हमें बिल्कुल इसका विरोधी मानना है। जैसे ये अपरिमेय है, हमें ये साबित करना है, हम इसे मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये मैंने यहाँ नोट कर लिया। तो क्योंकि मैंने इसे परिमेय मान लिया तो मैं 3 + 2√5 को फिर से मैंने एक परिमेय संख्या जैसे के बराबर मान लिया, P/Q के बराबर, ठीक है। यहाँ लिख देंगे जहां P व Q
सह अभाज्य यानी को प्राइम पूर्णांक है, यानी इंटीजर्स हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 3 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2√5 रह जाएगा। अगर मैं 3 को उधर ले जाता हूँ तो क्या होगा, 3 उधर जाके माइनस का हो गया, ठीक। अब 2 को ले जाओ, 2 क्योंकि मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो √5 बराबर आ गया p के बटे में 2 यहाँ पहुंच जाएगा q के साथ, तो ये 2q हो जाएगा, और 3 के बटे में यहाँ भी आ जाएगा 2, 2 जो है दोनों के बटे में पहुंचेगा। अब देखिए ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, तो ये पूरी क्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि p बटे 2q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है। और ये पूरा किसके बराबर है, √5 के, तो √5 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होनी चाहिए, √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि अभी मैंने पहले क्वेश्चन में सिद्ध करा था कि √5 क्या है, अपरिमेय, हम सिद्ध कर चुके हैं ना, √5 एक अपरिमेय, यानी रूट के अंदर अगर कोई सिंगल संख्या होती है जिसके 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होते, जैसे √5, मतलब 5 है, 5 जो है सिर्फ या तो 5 के पाड़े में आएगा जो कि प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, या फिर 1 के पाड़े में आएगा, तो ऐसी कोई संख्या होती है तो वह अपरिमेय होती है। तो अभी और यहाँ हमने क्या लिख रहे हैं कि हम √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय, जबकि हम जानते हैं कि √5 क्या होती है, अपरिमेय। तो इसका मतलब यहाँ भी बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। यानी हमने ये लिखा कि ये एक परिमेय संख्या है, और क्योंकि इसके बराबर √5 है तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां भी क्या हो गया, एक विरोधाभास हो गया। हमने साबित कर दिया कि √5 परिमेय होनी चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हमने ये जो माना था, ये पूरा कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या था, गलत ही माना था। इसका मतलब ये क्या होगी, परिमेय नहीं होगी बल्कि अपरिमेय होगी। तो यहां भी ये लिख देना है लास्ट में, क्योंकि यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः हमारी कल्पना गलत साबित हुई, है ना, हमारी कल्पना गलत, थ्योरिटिकल है, थोड़ी सी थ्योरी जरूर लिखनी पड़ेगी, साबित हुई, अतः 3 + 2 √5 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय होगी। तो इस तरीके से जो है ये आपका सिद्ध हो जाएगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर तीसरा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो नोट कर लिया है। इसमें 3 पार्ट है और इसमें भी हमें यही करना है कि ये तीनों ही संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये तो अभी आपका बिल्कुल उसी मेथड से आप सिद्ध कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाया था, ठीक है। अब बचे ये दोनों, इनको हम कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट है 1/√2, इसे भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन हम मान लेंगे कि माना यह परिमेय है, बिल्कुल उसी मेथड से आप सिद्ध कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने इसे परिमेय मान लिया तो हम ये मान सकते हैं कि ये p/q के इक्वल है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। p की √2 से होगी तो p√2 आ जाएगा, q की 1 से होगी तो q आ जाएगा, और q के बटे में ले जाओ p। और ये जैसे p/q परिमेय होती है तो q/p भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि q/p परिमेय है तो, और √2 इसके बराबर इक्वल है तो √2 भी परिमेय होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं रूट के अंदर कोई संख्या होती है अभाज्य तो वो अपरिमेय होती है। तो यहाँ लिखेंगे लेकिन √2 अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो गया।
और विरोधाभास उत्पन्न हो गया, तो इसका मतलब हमारी ये कल्पना है कि ये परिमेय है, ये गलत हो गई, तो ये क्या होगी, बल्कि ये अपरिमेय होगी। ये लाइन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट में कि अतः 1/√2 अपरिमेय होगी। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप वैसे हिंदी लिख सकते हैं जैसे और क्वेश्चंस में लिखी गई है। अब बात आती है जो इसका सेकंड पार्ट है 7√5, इसको भी हम सेम इसी तरीके से कर सकते हैं। इसको भी हम परिमेय मान लेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। और इसको भी आप P/Q के बराबर मान लो, और बस कुछ नहीं करना है, 7 जो है मल्टीप्लाई में इसको बटे में ले जाओ, तो यहाँ हो गया 7Q, सॉरी यहाँ P आएगा, P/7Q। तो P/7Q भी जो है परिमेय संख्या है। यहाँ लिख देंगे जैसे यहाँ हिंदी लिखी थी, आप लिख देंगे क्योंकि P/7Q परिमेय है और √5 इसके इक्वल में, तो √5 भी परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं √5 अपरिमेय होती है, तो इसका मतलब यहाँ विरोधाभास हो गया, और विरोधाभास हो गया तो इसका मतलब हो गया कि हमारी ये जो कल्पना था कि 7√5 एक परिमेय है, वो गलत हो गई, बल्कि 7√5 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से आप जो है इसे सिद्ध कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है थर्ड पार्ट, ये भी आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन समझाया, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूं कि सभी को बहुत अच्छे से तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे 1.3, और भी जानने के लिए और भी मैथ्स के क्वेश्चन सीखने के लिए आप इसी चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर कोई परेशानी हो, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट कीजिए। आप मुझे जो है टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए धन्यवाद।